चलो माउंटेन रेंजेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आधे घंटे में इंडिया की सारी फिजिकल ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे, ठीक है। नोट्स आपने किए फोटोस्टेट? चलो माउंटेन रेंजेस इंडिया में सबसे पहले हिमालयाज पढ़ेंगे। तो हिमालयाज में चार माउंटेन रेंजेस है, सीक्वेंस से बताओ सबसे पहले कौन से माउंटेन्स बने? ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज में भी चार माउंटेन रेंजेस है, कौन कौन सी? काराकोरम सबसे पहली, उसके बाद लद्दाख, फिर जस्कार, और फिर कैलाश, ठीक है। अच्छा, काराकोरम की हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। उसके बाद उसके बाद लद्दाख, लद्दाख की हाईएस्ट पीक कौन सी है? राकापोशी, ठीक है। फिर जस्कार की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट माउंट कामेट, ठीक है। और कैलाश रेंज की कौन सी है? माउंट कैलाश, ठीक है। ये चार हाईएस्ट पीक्स और चार माउंटेन रेंजेस किसकी हैं? ट्रांस हिमालयाज की, ठीक है। ट्रांस हिमालयाज हिमालयाज बनने से पहले बने, ठीक है। उसके बाद ट्रांस हिमालयाज के बाद कौन से बने? ग्रेटर हिमालयाज। कौन से बने? ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज को हम क्या बोलते हैं, दूसरे नाम क्या हैं इसके? इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री भी इनको बोला जाता है, ठीक है। ये इनके अलग अलग नाम है। अच्छा, इंडिया में कहां से कहां तक एक्सटेंड होते हैं ये? नंगा पर्वत से लेके और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक ये एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पीक क्या है ग्रेटर हिमालयस की? माउंट एवरेस्ट। कहां पे है माउंट एवरेस्ट? नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है, ठीक है। अच्छा, इंडिया में कौन सी हाईएस्ट पीक है ग्रेटर हिमालयस की? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पे है? सिक्किम में है। अगर आपको ग्रेटर हिमालयस की हाईएस्ट पीक पूछता है कोई इंडिया में तो क्या बोलोगे? कंचनजंगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहां पे है? वो नेपाल और चाइना। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा। क्या बोला जाता है? सागर माथा बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, चाइना में क्या बोला जाता है? हाँ, क्यों मांगलो ऐसे कुछ बोला जाता है, ठीक है। देख लेना क्या बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद देखो J&K में ग्रेटर हिमालयाज में कौन कौन से पासेस हैं? जम्मू कश्मीर में जोजिला पास और बुर्जिल पास, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पासेस हैं? शिपकिला पास और बारालाचा पास। फिर उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? लिपुलेख पास और ठागा पास, ठीक है। और सिक्किम में कौन से हैं? नाथुला और झेलेपला, ठीक है। ये आपको याद रखने, कम से कम दो दो पासेस तो याद रखो। नेक्स्ट देखो, ग्रेटर हिमालयाज के बाद में कौन सी माउंटेन रेंज है? मिडिल हिमालयाज या फिर लेसर हिमालयाज, ठीक है। मिडिल हिमालयाज को J&K में किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है मिडिल हिमालयाज की सबसे बड़ी रेंज भी है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है इनको? धौलाधार। और उत्तराखंड में मसूरी और नाग टिब्बा भी उत्तराखंड में है, ठीक है। नेपाल काट देना। उसके बाद महाभारत कहां पे है? नेपाल में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भी इसकी माउंटेन रेंजेस है, कौन कौन सी? जैसे मीरी, अबोर, मिश्मी, ये मिडिल हिमालयाज की नॉर्थ ईस्ट में रेंजेस है, ठीक है। उसके बाद देखो, मिडिल हिमालयाज के बाद सबसे बाहर वाली साइड पे सबसे एंड में कौन से माउंटेन रेंज है? आउटर हिमालयाज, या फिर इसको क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। शिवालिक रेंज किसके लिए जाने जाते हैं? दून फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? दून फॉर्मेशन क्या होती हैं? ये ट्रांसवर्स वैलीज होती हैं। क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वैलीज। जब दो माउंटेन रेंजेस के बीच में, पैरेलल माउंटेन रेंजेस के बीच में अगर कोई प्लेन इलाका हो, उसको हम क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं, ठीक है। दून की एग्जांपल्स आपको बताई थी, जैसे उधमपुर एक दून है, जम्मू दून है, पठानकोट है, चंडीगढ़ है, कालका है, देहरादून है, ये सब क्या है? दून फॉर्मेशन। मतलब दो माउंटेन रेंजेस हैं, उनके बीच में प्लेन इलाका है, ठीक है। उसको दून फॉर्मेशन बोला जाता है। शिवालिक रेंजेस के बीच में ही है। तो फिर छोटे छोटे माउंटेन्स है ना, जैसे कहीं पे त्रिकुटा हिल्स हैं, ये गंगेड़ा हिल्स हैं, तो ऐसे छोटे छोटे माउंटेन हिल्स के नाम है। क्या बोला? शिवालिक में आती है, ठीक है। त्रिकुटा हिल्स। त्रिकुटा हिल्स। त्रिकुटा हिल्स मिडिल हिमालयस में है। त्रिकुटा हिल्स शिवालिक में आती है यार।
अभी देख लो आप, शिवालिक में ही आती है, मिडल में नहीं आती। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, पत्नीटॉप भी। मिडिल हिमालयाज, देखो मिडिल हिमालयाज जे में पीर पंजाल रेंज है जो मिडिल हिमालयाज में पड़ती है। तो ये पीर पंजाल रेंज के माउंटेन्स हैं क्या, त्रिकुटा हिल्स? पीर पंजाल इधर आ रही है क्या? कौन सी? नहीं नहीं। हाँ हाँ, वहां पे त्रिकुटा हिल्स है, ठीक है इसका आंसर, ये याद रखना अभी। चलो आगे चलो। रीजन के बेसिस पे अगर हम हिमालयाज को डिवाइड करें तो 5 रीजन में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले कश्मीर हिमालयाज, मतलब कश्मीर वाले रीजन में जो हिमालयाज हमें मिलते हैं, ठीक है। इसकी बाउंड्री कैसे हम मेजर करते हैं? इंडस रिवर से लेके और कहां तक, रावी रिवर के बीच में जो माउंटेन आएंगे उनको क्या बोलेंगे, कश्मीर हिमालयाज बोलेंगे, ठीक है। कश्मीर हिमालयाज में चारों माउंटेन रेंज आप हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? ट्रांस हिमालयाज भी, ग्रेटर भी, मिडल भी और आउटर भी, ठीक है। सारी माउंटेन रेंजेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पे देखो कश्मीर हिमालयाज में एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो ग्लेशियर डिपॉजिट्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है? ठीक है, ग्लेशियर डिपॉजिट्स को मॉरेन्स ही बोलते हैं हर जगह पे, ठीक है। यहाँ पे जो ग्लेशियर डिपॉजिट्स हैं, जो मॉरेन डिपॉजिट्स हैं, ये जिस टाइप की सॉइल बनाते हैं उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं? कारेवा सॉइल बोलते हैं, ठीक है। मॉरेन्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स जब आप ट्रेवल करते हैं तो अपने साथ क्या आते हैं, मिट्टी, ठीक है, साथ में जो भी मटेरियल अपने साथ लेके आते हैं उसको डिपॉजिट करते हैं प्लेन्स में, ठीक है। तो प्लेन्स में जब उस मिट्टी को डिपॉजिट करते हैं तो वो कौन सी मिट्टी होती है? कारेवा सॉइल। और ये कारेवा सॉइल जो है ये सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है, ठीक है। किसकी कल्टीवेशन के लिए? सैफरॉन, केसर की कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसीलिए इंडिया में सबसे ज्यादा केसर जो है हमें कहाँ से मिलता है? जम्मू कश्मीर से मिलता है, ठीक है। ठीक है, कब उगाया जाता है भाई? ये जून जुलाई में, और इसकी हार्वेस्ट की जाती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। अच्छा, और कश्मीर हिमालयाज में हमें क्या मिलते हैं? मर्ग्स मिलते हैं। मर्ग्स मतलब ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हमें कश्मीर में मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से मर्ग हैं? जैसे सोनामर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, ठीक है। तो टेम्परेट क्लाइमेट वहां पे है जिसकी वजह से छोटी छोटी, याद रखना कि टेम्परेट एरिया होगा और वहां पे जो ग्रासेस उगती हैं हमेशा कैसी होती हैं? छोटी छोटी ग्रासेस होती हैं, ठीक है। और अगर ट्रॉपिकल एरिया में ग्रासेस उगेंगी तो कैसी होंगी? बड़ी बड़ी ग्रासेस होंगी, लंबी लंबी ग्रासेस होंगी, ठीक है। चलो जी आगे। यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो ट्राइबल लोग रहते हैं जैसे गद्दी, बकरवाल, ये सब क्या करते हैं? शिफ्टिंग, शिफ्टिंग क्या नाम, ट्रांस ह्यूमंस, मतलब नोमैडिक हर्डिंग, एक जगह पे नहीं रहते, ठीक है। अपने साथ जो भी भेड़ बकरियां भैंसे लेके गर्मियों में जो है वो पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और सर्दियों में प्लेन्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो अब प्लेन्स की तरफ आना स्टार्ट हो गए हैं, दिखते हैं आपको रोडों पे। उसके बाद ग्लेशियर्स भी हैं इस एरिया में। कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं? जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्टोरो ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आउटसाइड पोलर रीजन, ठीक है। ऐसे तो पोलर रीजन में ही सबसे ज्यादा आइस मिलेगी आपको, है ना, सबसे ज्यादा बर्फ मिलेगी। लेकिन अगर पोलर रीजन के बाहर हम देखें तो सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी है, ठीक है। उसके बाद पासिस, कश्मीर में कौन कौन से पासिस पासिस हैं? खरदुंगला पास लद्दाख रेंज में, ठीक है। फोर्टूला किस में है? जस्कार रेंज में है। जोजिला पास किस में है? ग्रेटर हिमालयाज में। और बनिहाल पास किस में है? पीर पंजाल रेंज में है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो कौन से पास से होते हुआ जाता है तो क्या आंसर आएगा? उमलिंगला, ठीक है। कौन सा पास है? उमलिंगला। पहले ये खरदुंगला था बट अब उमलिंगला पे भी रोड बन गई है तो उमलिंगला पास अब सबसे हाईएस्ट। हाँ हाँ, खरदुंगला से भी उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। हैं दोनों खरदुंगला और उमलिंगला लद्दाख रेंज में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें सॉल्ट लेक्स मिलती हैं। सॉल्ट लेक्स क्यों मिलती हैं यहाँ पे? कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई थी तो बीच में टेथिस सी था, ठीक है। अब ये प्लेट्स जब टकराई आपस में तो वो टेथिस सी में, सी में क्या होता है? सॉल्ट होता है पानी में, ठीक है। तो वो सॉल्ट के जो सारे सेडिमेंट्स थे वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो लेक्स बनती हैं वो कैसी लेक्स हैं? सॉल्टी लेक्स हैं। कौन कौन सी लेक्स हैं यहाँ पे? जैसे पैंगोंग सो लेक है जो इंडिया, आधी इंडिया में आधी कहाँ पे, चाइना में है। और दूसरी सो मरीरी लेक है, ये पूरी की पूरी इंडिया में, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं कश्मीर में। कौन कौन सी? वुलर लेक है, डल लेक है, ठीक है। वुलर लेक क्या है? हाँ, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अच्छा, कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख में, कोल्ड डेजर्ट भी है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट मतलब डेजर्ट क्या होता है? जहां पे वेजिटेशन ना हो, द एरिया विच इज डिवॉइड ऑफ द वेजिटेशन इज नोन एज डेजर्ट, ठीक है। तो डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, दूसरे
वार्म डेजर्ट्स। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल एरिया में हमें डेजर्ट्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं? वार्म डेजर्ट्स। ठीक है, जैसे सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, जैसे थार डेजर्ट है राजस्थान गुजरात में, ठीक है, कच्छ डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, ये सब है वार्म डेजर्ट। वैसे ही अगर हम टेम्परेट एरियाज में जाएंगे तो वहां पे हमें कैसे डेजर्ट्स मिलते हैं? कोल्ड डेजर्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कौन सा डेजर्ट है? ये लद्दाख डेजर्ट है। ठीक है, जैसे गोबी डेजर्ट है, जैसे टकला मकान है, ये सब क्या है? मंगोलिया में, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में। ठीक है, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हाँ, मलाड में। नेक्स्ट देखो, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयस। अभी हमने कश्मीर के बारे में पढ़ लिया सब कुछ। ठीक है, अब हिमाचल, कश्मीर के बाद हिमाचल और उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड। ठीक है, उत्तरांचल हिमालय किस किस रिवर के बीच में पड़ते हैं? ये रावी और काली रिवर। ये काली रिवर कहाँ पे है? इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे फ्लो करती है। ठीक है, तो इनको क्या यहाँ पे लेसर हिमालयास जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? धौलाधार। हिमाचल में जो मिडल हिमालयास या फिर लेसर हिमालयास उनको क्या बोला जाता है? धौलाधार बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें चारों रेंजेस मिलती हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, मिडल हिमालयास और आउटर हिमालयास, सारी रेंजेस यहाँ पे हमें मिलती हैं। ठीक है, और इस रीजन में कोल्ड सेमी एरिड हमें जो है क्लाइमेटिक रीजन देखने को मिलता है, जैसे लाहौल स्पीति वाला जो रीजन है। ठीक है, ठीक है, ये कोल्ड सेमी एरिड मतलब कोल्ड तो मतलब ठंडा, सेमी एरिड का क्या मतलब? सूखा। एरिड रीजन क्या मतलब होता है? सूखा, ठंडा और सूखा। जैसे लद्दाख में थोड़ा थोड़ा वैसा ही, पर लद्दाख के जितना नहीं, उससे थोड़ा कम ठंडा। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलता है हमें? लाहौल स्पीति में। ठीक है, गया कोई लाहौल स्पीति? ठीक है, अच्छा, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे, चलो चलो सुनो सुनो, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो यहाँ पे आके उनको बहुत गर्मी लगी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जहाँ रहते हैं वो कैसा एरिया है? टेम्परेट एरिया, ठंडा एरिया है। ठीक है, तो स्वेटरें पहन के रहते थे बेचारे। अब इंडिया में जब आए तो इंडिया में कहाँ आए पहले? वो साउथ इंडिया में आए, बंगाल में आए, यहाँ पे उनकी सेटलमेंट्स थी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपने जो लोग थे उनको बोला भाई हमारे लिए कोई ठंडे इलाके ढूंढो जहाँ पे हम रह पाएं। ठीक है, तो फिर ये जो एरिया थे मिडिल हिमालयाज वाले, ठीक है, जो ना ज़्यादा ठंडे हैं ना ज़्यादा गर्म है, क्योंकि यूरोप में कैसा क्लाइमेट रहता है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, तो उनको ऐसा ही क्लाइमेट चाहिए था। तो फिर ये जो शिमला, डलहौजी, मकलोडगंज, ये एरिया को इन्होंने अपने हिसाब से डेवलप करवाया। अभी भी आप अगर इन एरियाज में जाओ तो आपको ब्रिटिशर्स के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग्स देखते हैं मिलती हैं। ठीक है, उस टाइम में ये रेलवे भी लेके गए इन पहाड़ों में। ठीक है, अभी इंडिया आज़ाद होने के बाद भी इतनी देर बाद अभी ये हिमाचल हिमाचल में आपको ट्रेन नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन वो उस टाइम पे रेल लेके चले गए थे वहां पे। ठीक है, अपने लिए। फिर इस एरिया में भी आपको दून मिलते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड वाले एरिया में कौन कौन से दून है? जैसे देहरादून है, चंडीगढ़ है, कालका, ये सब दून्स हैं। ठीक है, अ, कालका, कालका और कालका शिमला और चंडीगढ़ के बीच में है। हाँ, ठीक है, हिमाचल में ही पड़ता है। ठीक है, इस एरिया में जो ग्रास लैंड हैं उनको क्या बोला जाता है? भोग्याल्स। क्या बोला जाता है? भोग्याल्स। और यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं उनको क्या बोला जाता है? भोटियाज। क्या बोला जाता है? भोटियाज, BHOTIYAS। ठीक है, भोटियाज बोला जाता है। हिमाचल में गद्दीज भी रहते हैं। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट रीजन कौन सा है? दार्जिलिंग और सिक्किम वाला एरिया। दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल के बिल्कुल नॉर्थ में ऊपर जो एरिया है दार्जिलिंग, जहाँ पे टी प्लांटेशन काफी होते हैं, और जो सिक्किम वाला एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस एरिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा। सिक्किम में है ना हाईएस्ट पीक ग्रेटर हिमालयाज की। ठीक है, जो इंडिया में है, वैसे तो माउंट एवरेस्ट है पर वो सिक्किम उधर है, चाइना और तिब्बत के उस पे, नेपाल के बॉर्डर पे। ठीक है, ये एरिया किसके लिए जाना जाता है? द्वार फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे दून फॉर्मेशन हमें नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिवालिक खत्म हो जाता है। ठीक है, शिवालिक टर्मिनेट कर जाता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हमें दून फॉर्मेशंस देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पे हमें द्वार फॉर्मेशंस दिखती हैं। द्वार का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहाँ जो ना मॉडरेटली स्लोप्ड हो। ठीक है, बिल्कुल प्लेन भी नहीं है और ज्यादा माउंटेनियस रीजन भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी स्लोप है। ठीक है, समझ लो ऐसा एरिया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? द्वार फॉर्मेशन, मतलब इस स्लोप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ऐसा होगा तो उसको प्लेन बोलेंगे, बिल्कुल ऐसा होगा तो उसको माउंटेन बोलेंगे, तो बिल्कुल ऐसा होगा उसको द्वार फॉर्मेशन बोलेंगे। और ये एरिया जो है, ऐसी फॉर्मेशन अगर हमें कहीं पे दिखे तो ये किसके लिए अच्छा होता है? टी प्लांटेशन के लिए। टी प्लांटेशन के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो क्या होगी? उसकी ड्रेनेज बड़ी अच्छी होगी। ठीक है, तो पानी रुकेगा नहीं यहाँ पे। तो टी को ऐसा ही, थोड़ा वार्म क्लाइमेट होगा और पानी रुकेगा नहीं, तो टी को ऐसा ही चाहिए होता है, इसलिए टी प्लांटेशन हमें इस एरिया में देखने को मिलती है, दार्जिलिंग वाले एरिया में। हाँ, असम में भी ऐसी द्वार फॉर्मेशन है जहाँ पे टी प्लांटेशन होती हैं। ठीक है, अच्छा, इस एरिया में कोई स्नोफॉल भी नहीं होती द्वार वाले एरिया में। ठीक है, स्नोफॉल होगी तो फिर टी प्लांटेशन नहीं रहेंगी।
नेक्स्ट कौन सा एरिया है? अरुणाचल हिमालयाज, ठीक है। अच्छा, अगर हम हिमालयाज की ओरिएंटेशन की बात करें, ठीक है, मैंने आपको क्लास में बताया था कि पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हिमालयाज की ओरिएंटेशन कैसे है, डायरेक्शन पूछे अगर आपसे कोई हिमालयाज की, तो कैसी डायरेक्शन बताओगे? हम्म, ठीक है, ऐसे हिमालयाज ऐसे फैले हुए हैं, ये है हिमालयाज, ठीक है। तो जेएंडके से लेके और सिक्किम तक इनकी ओरिएंटेशन कैसी है? कैसी है? एक बारी मैं बता चुका हूं आपको क्लास में, ये कैसी है? ऐसी, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ठीक है। जम्मू कश्मीर से लेके और सिक्किम तक ओरिएंटेशन कैसी है? नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट। अच्छा, सिक्किम से लेके और ये पूरा अरुणाचल प्रदेश असम, यहाँ पे जो हिमालयाज हैं इनकी ओरिएंटेशन कैसी है? ऐसी, ठीक है, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हिमालयाज हैं इनकी ओरिएंटेशन कैसी है? नॉर्थ टू साउथ, कैसी है? तो तीन ओरिएंटेशन हमें हिमालयाज की देखने को मिलती है इंडिया में। पहली कैसी? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर से लेके, जम्मू कश्मीर से और सिक्किम तक हमें देखने को मिलती है। फिर अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो कैसी है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखें, ठीक है, मिजोरम त्रिपुरा वो वाली साइड देखें, तो कैसी ओरिएंटेशन है? नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना ये ओरिएंटेशन, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में कैसी ओरिएंटेशन है? फिर अभी बताया मैंने आपको कैसी है। हम्म, अरुणाचल प्रदेश में, हाँ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? भूटान से लेके और दीपू पास तक। कहां तक? भूटान से लेके दीपू पास तक। ये दीपू पास इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नामचा बारवा। अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नामचा बारवा। ये नामचा बारवा वही रीजन है जहां से ब्रह्मपुत्र जो है वो यू टर्न लेके इंडिया में एंटर करती है, ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद यहाँ इस एरिया में ना हमें बड़ी बड़ी गॉर्जेस, बड़ी बड़ी खाइयां देखने को मिलती हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से जो बनी है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर जब इंडिया में आता है तो वो कहां से आता है? तिब्बत वाले रीजन से। और तिब्बत वाला जो रीजन है वो प्लेट्यू वाला रीजन है, ठीक है, तो वो काफी हाइट पे है। और जैसे ही इंडिया में आता है तो इंडिया की हाइट कम है उससे काफी, तो वो जैसे ही ऊपर से आता है तो काफी वेग से, काफी फ्लो से ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में गिरता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी खाइयां यहाँ पे बनती हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम? गॉर्जेस, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से अरुणाचल प्रदेश में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी गॉर्जेस बनी हुई हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा रेनफॉल इस एरिया में देखने को मिलता है, और रेनफॉल अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? सॉइल इरोजन भी हमें ज्यादा इस एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र का जो पानी है ना, आपको बड़ा कम ऐसा होगा कि ब्रह्मपुत्र का पानी आपको साफ दिखे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का मोस्टली पानी आपको कैसा दिखेगा? मिट्टी वाला ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक तो बारिशें बहुत हो रही है वहां पे और सॉइल इरोजन हो रहा है, तो सारी मिट्टी बह के आ रही है ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। अगर जैसे गंगा का आप पानी देखते हो तो गंगा का सिर्फ 3-4 महीने ही आपको मिट्टी वाला पानी दिखता है, फिर आपको क्लियर वाटर दिखता है। पर ब्रह्मपुत्र में क्लियर वाटर बड़ा कम देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी हिल्स हैं इस एरिया में? जैसे अबोर, मीरी, मिशमी, डाफला, ये सब हिल्स हैं। और ये सब हिल्स जो हैं, यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं उनके नाम पे ही हिल्स के नाम पड़े हुए हैं। जहाँ पे जो ट्राइब रहती है उसी ट्राइब के नाम पे उस हिल का नाम है, ठीक है। ये सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं? झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन किसको बोला जाता है? कि जंगल में एक जगह पे आग लगा दी, फिर वहां पे कल्टीवेशन की, फिर दूसरी जगह चले गए, वहां पे भी आग लगाई, और फिर वहां पे कल्टीवेशन की, फिर तीसरी जगह चले गए। इसको क्या बोलते हैं? झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। ये ट्राइबल लोग प्रैक्टिस करते हैं नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है। नहीं लगते हैं, ठीक है, क्योंकि सिक्स शेड्यूल के अंडर आते हैं ये, तो इनको थोड़ी वहां पे आज़ादी दी होती है। अब देखो, ट्राइबल लोग जो हैं वहां पे, ऐसा नहीं है कि ट्राइबल लोग, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ही नहीं, पहले तो पॉपुलेशन उनकी बहुत कम है, ठीक है। और वो ये वहाँ जहाँ पे भी नेचर के साथ कुछ करेंगे भी, तो उसके बराबर उसको वो भी करेंगे, उतने पेड़ भी लगाएंगे। यहाँ इनको पता है कि हम यहाँ पे जलाएंगे तो इससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। नेचर का ध्यान रख के ही चीज़ें करते हैं, इसलिए ज़्यादा हम इनको मना नहीं करते हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? ईस्टर्न हिमालय, मतलब अरुणाचल प्रदेश से जब नीचे आ जाओ तो बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे जो हिमालय है, जिनकी ओरिएंटेशन कैसी है? नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन है। और हिल्स कैसी है यहाँ पे? जैसे हिल्स के नाम देखो, मीजो हिल्स हैं यहाँ पे, पटकाई हिल्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी हिल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्राइब्स, यहाँ की एक फेमस ट्राइब है जिसका नाम है कोन्यक ट्राइब। क्या नाम है? कोन्यक ट्राइब। इसको हेड हंटिंग ट्राइब भी बोलते हैं, ठीक है, हाँ, सर काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़ी फेमस लेक्स हैं, जैसे मणिपुर में लोकतक लेक है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है। और यहाँ पे एक केपजुल लैमजाओ नेशनल पार्क भी है इस लेक के ऊपर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक है। इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है बराक रिवर, मिजोरम और
मणिपुर में फ्लो करती है। बराक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है जो यहाँ पे फ्लो करती है। ठीक है, ठीक है, समझ गए? हिमालयाज याद हो गए? ठीक है, तो हिमालय से कोई क्वेश्चन आएगा कर लोगे? अब कर लोगे ना? चलो, हिमालयाज के बाद दूसरा क्या है? मैंने आपको कल बोला था इंडिया में क्या क्या है, इंडिया में क्या क्या फिजिकल फॉर्मेशन है। माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स में क्या क्या है? जैसे हिमालयाज हैं, साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, मिडिल इंडिया में क्या है? विंध्या, सतपुरा, राजस्थान में अरावली, ठीक है, राजमहल हिल्स इस तरफ ईस्ट वाली साइड, ठीक है, ये सब क्या है? माउंटेन रेंजेस हैं। फिर दूसरा क्या है इंडिया में? प्लेन्स हैं, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। ये नॉर्दर्न प्लेन्स कौन कौन से रिवर बनाते हैं? गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये तीन रिवर जो हैं, तीन टाइप के नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया में बनाते हैं। फिर प्लेन्स के बाद क्या बोला था, क्या है? प्लेट्यू है। प्लेट्यू कहाँ पे? डेक्कन वाले एरिया में प्लेट्यू है। फिर प्लेट्यू के बाद सेंट्रल हाईलैंड भी है, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू और नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच वाला जो एरिया उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। फिर और क्या है इंडिया में? और क्या है? डेजर्ट भी है, राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में क्या है? डेजर्ट है। और क्या है? कोस्टल प्लेन्स हैं, वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ और ईस्टर्न घाट्स के उस तरफ क्या है? कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है। और क्या है? आइलैंड्स हैं। तो ये सब हमने पढ़ना है। तो माउंटेन अभी हमने हिमालयास पढ़ लिए, सेकंड क्या पढ़ेंगे? नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में प्लेन्स कहाँ से, जहां माउंटेन शुरू होते हैं खत्म होते हैं, वहां के आगे क्या शुरू हो जाते हैं? प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी फॉर्मेशन देखो कैसे, जैसे ही माउंटेन खत्म होता है जहां पे, ठीक है, जिसमें जो बिल्कुल साथ वाला जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। ये हम टाइप ऑफ प्लेन्स पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। चार टाइप के आपको प्लेन्स पढ़ने हैं, कौन कौन से? भाबर, तेराई, बांगर और खादर, ठीक है, ये चार टाइप के प्लेन्स हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्लेन्स हैं जहां पे माउंटेन बिल्कुल अभी खत्म हुआ और अभी प्लेन स्टार्ट हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? भाबर। तो ये कहाँ पे है? जैसे ही माउंटेन खत्म हो रहा है उसके 8 से 10 किलोमीटर के बीच में ये एरिया है। और इस एरिया की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको तो अभी पढ़ाए। हाँ, ये एरिया कैसा होता है? ड्राई एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिवर है वो क्या होता है? छुप जाता है। किसके नीचे? बड़े बड़े पत्थरों के नीचे रिवर छुप जाता है। क्यों? बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए? रिवर जब माउंटेन से फ्लो करता है तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लेके आता है, ठीक है, और उन पत्थरों को सबसे पहले यहाँ पे सेटल कर देगा, ठीक है ना। अब प्लेन्स में थोड़ी आगे लेके जा सकते हैं, क्यों? इतना फ्लो ही नहीं है उसके पास। रिवर में, माउंटेन में तो क्योंकि स्लोप है, तो स्लोप में पत्थरों को अपने साथ नीचे ले आया, बट जैसे ही प्लेन एंटर किया तो उन पत्थरों को वहीं पे सेटल कर देता है। और फिर खुद, क्योंकि रिवर में, जो माउंटेन में रिवर फ्लो करते हैं उनमें पानी ज्यादा नहीं होता, ठीक है, पानी उनमें कम होता है, ठीक है, पर फ्लो ज्यादा होता है। तो क्या करते हैं ये? उन्हीं पत्थरों के नीचे से फ्लो करते हैं फिर। तो यहाँ पे रिवर क्या होता है? छुप जाता है भाबर एरिया में। इसलिए ये एरिया कैसा होता है? ड्राई एरिया, ठीक है। अब ड्राई रीजन होगा तो क्या यहाँ पे खेती बाड़ी होगी? बहुत कम खेती बाड़ी यहाँ पे होती है, ठीक है, पानी की कमी की वजह से, ठीक है। तो ड्राई एरिया है, खेती बाड़ी कम होती है, लेस फर्टाइल सॉइल हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा, जैसे ही इस एरिया से आगे रिवर आता है तो फिर रिवर दोबारा से इन पत्थरों से ऊपर निकलता है, और जहां पे ये रिवर दोबारा सरफेस पे आता है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? तराई रीजन। क्या बोलते हैं? तराई रीजन। ये तराई रीजन अगला 10 से 25 किलोमीटर तक होगा, ठीक है। और ये तराई रीजन कैसा होता है? दलदली इलाका, मार्शी इलाका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर क्या आता है? वापस सरफेस पे आ जाता है, तो सारा दलदली इलाका है। तो दलदली इलाका होगा तो पानी अच्छा है, मतलब यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हो? कल्टीवेशन कर सकते हो। तो जहाँ पे पानी ज्यादा होगा क्या लगाओगे? राइस लगा सकते हो, ठीक है। तो राइस कल्टीवेशन इस एरिया में की जाती है, ठीक है। और क्या क्या होता है इस एरिया में? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एरिया के? मार्शी एरिया है, यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट जो है सॉइल में ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादा फर्टाइल सॉइल हमें इस एरिया में देखने को मिलती है, तेराई वाले एरिया में, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीजेस भी हमें देखने, जो पानी से, जहाँ पे बड़ा पानी हो इकट्ठा एक जगह पे, वहां पे जो जो डिजीजेस होती हैं वो सब डिजीजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वाटर बॉर्न डिजीजेस। अब जितनी ज्यादा वाटर बॉर्न डिजीजेस होंगी तो उतनी ज्यादा इम्यूनिटी डेवलप होगी यहाँ के लोगों की, क्योंकि बीमारियों के बीच में रहते हैं तो उतना उनका इम्यून सिस्टम क्या होगा? स्ट्रांग होगा, ठीक है। अगर हम ये भाबर वाले एरिया में देखें तो यहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होगा, क्योंकि वहां पे बीमारियां भी नहीं है उतनी, ठीक है। इसलिए ट्रॉपिकल एरियाज के जो लोग होते हैं जहाँ पे ज्यादा पानी है, ठीक है, वहां पे बीमारियां भी ज्यादा हैं, ठीक है, इन्फेक्शंस भी ज्यादा हैं, तो वहां के लोग स्ट्रांग भी ज्यादा हैं, उनकी इम्यूनिटी भी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। पहाड़ों के लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे है नहीं कुछ भी, बीमारियां नहीं है, पैथोजेंस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए वो लोग अगर थोड़ी सी बीमारी उनको लगे तो उनका बचना जो है बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज के लोग जो हैं वो रहते ही बीमारियों में, इसलिए इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग हो गया होता है, ठीक है।
तो ट्राई एरिया के आपने फीचर समझ लिए, राइस कल्टीवेशन। अच्छा, वाटर बॉर्न एरिया है, यहाँ पे एलिफेंट्स और राइनोसिरोस हमें देखने को मिलता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाला जो एरिया है ये जो है तराई रीजन में आता है, ठीक है। अच्छा, ईस्टर्न इंडिया में ये तराई रीजन बड़ा अच्छा डेवलप हुआ है। कहाँ पे? बिहार में, पूर्वांचल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वहां पे ऐसे हमें तराई रीजन हमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया तराई रीजन, ठीक है। अच्छा, तराई रीजन के बाद नेक्स्ट क्या है? बांगर रीजन। अब ये प्लेन, ये मैच्योर प्लेन्स हैं, ठीक है, जहां पे रिवर जो है प्लेन्स में ही आ गया है अब। पर प्लेन्स में भी रिवर जो है दो टाइप के लोड्स को सेटल करता है। स्टार्टिंग में वो क्या करेगा, जो बड़े बड़े मिट्टी के पार्टिकल्स हैं उनको सेटल कर देगा अपने आसपास वाले एरिया में, ठीक है। तो ये जो बांगर वाला एरिया है वही है, इसको हम अपर एलुवियम या ओल्ड एलुवियम बोलते हैं, ठीक है। ये खादर से थोड़ा सा कम फर्टाइल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी मिट्टी सेटल की? कोर्स मिट्टी, मतलब बड़ी बड़ी बड़े बड़े दानों वाली मिट्टी यहाँ पे सेटल की जाती है, ठीक है। इसलिए लेस फर्टाइल है और इस एरिया में फ्लड्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी स्लोप होती है, तो पानी जो है वो फ्लो कर जाता है आगे, इसलिए फ्लड्स नहीं आते यहाँ पे, ठीक है। तो लेस फ्लड्स, ठीक है, कोर्सर डिपॉजिट्स और कम फर्टाइल एरिया ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके आगे खादर एरिया, ये खादर एरिया कौन सा है? जहां पे रिवर बिल्कुल प्लेन्स में एंटर कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे रिवर की विड्थ कितनी बढ़ जाती है? ठीक है, 5-6 किलोमीटर तक, 5-6-10 किलोमीटर तक रिवर की विड्थ बढ़ जाती है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े रिवर्स यहाँ पे फैल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स क्या बनाते हैं? ऑक्सबो लेक्स बनाता है, ठीक है, झीलें बना देता है रिवर, ठीक है। फिर यहाँ पे रिवर्स के बीच में हमें आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े रिवर्स हैं तो उनके बीच में आइलैंड्स, उनको क्या बोलते हैं हम? रिवराइन आइलैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल बताओ रिवराइन आइलैंड की। जैसे ब्रह्मपुत्रा पे एक रिवराइन आइलैंड है जिसका नाम है मजूली आइलैंड। क्या नाम है? मजूली आइलैंड, ठीक है। दूसरा, ये यहाँ पे क्योंकि जो एलुवियम है वो फाइन सॉइल बिल्कुल सेटल कर रहा है, इसीलिए ये एरिया कैसा है? बहुत ज्यादा फर्टाइल, ठीक है, बड़ा फर्टाइल एरिया, इसीलिए यहाँ पे कल्टीवेशन जो है बड़े अच्छे तरीके के साथ की जाती है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी कल्टीवेशन यहाँ पे, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा किया जाता है। दूसरा, ये फ्लड प्रोन एरिया है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल प्लेन इलाका है, तो रिवर यहाँ पे बिल्कुल पानी जो है, अगर पीछे से पानी ज्यादा आएगा तो पूरा पानी पूरे इलाके में फैल जाएगा, तो फ्लड इस एरिया में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। दो रिवर्स भी मैंने आपको बताए थे जिनकी वजह से बिहार और बंगाल में फ्लड्स, जिनको हम सौरव ऑफ बंगाल और सौरव ऑफ बंगाल बोलते हैं। सौरव बिहार किसको बोलते हैं? कोसी रिवर को। और सौरव ऑफ बंगाल अभी तो बताया, दामोदर रिवर को। कौन से रिवर को? दामोदर रिवर को, ठीक है। इसी एरिया में, जो खादर एरिया में ही रिवर क्या बनाता है? डेल्टाज भी बनाता है। क्या बनाता है? डेल्टा। डेल्टा मतलब रिवर जब ओशियन में जाने से पहले अपना सारा लोड, जितने भी सेडिमेंट्स अपने साथ लाया है, उसको कोस्टल एरिया में सेटल कर देगा, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े डेल्टाज बनाता है यहाँ पे, ठीक है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? खादर एरिया के, ठीक है। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ खादर एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ बांगर एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ तेराई एरिया। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, ठीक है। समझ गए? तो ये आपके क्या हैं? ये क्या थे आपके? प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद आ गया हमारा पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया कौन सा रीजन है? जहां पे इंडिया जो है तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है? ओशियन से घिरा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा डेक्कन प्लेट्यू और तीसरा ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। ईस्ट वाला एरिया, सेंटर वाला एरिया और साउथ वाला एरिया, ठीक है। तो इसको देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखो जो डेक्कन प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो पूरा है, ये बना कैसे है? अच्छा, ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, ठीक है। कल मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ट्रायंगुलर ब्लॉक है ये। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू हम इसको बोलते हैं, ठीक है, बीच वाला जो ये वाला एरिया। तो ये कैसा एरिया है? इट्स ए ट्रायंगुलर ब्लॉक। और ये प्लेट्यू है, प्लेट्यू मतलब नॉर्मल प्लेन से थोड़ी सी हाइट है इसकी। और ये किससे बना है? किससे बना है ये प्लेट्यू? लावा से बना है, बसाल्टिक लावा से बना है। जब इंडिया रीयूनियन आइलैंड के ऊपर था तो वह तब क्या हुआ, इंडिया में ऐसे लावा फैल गया, ठीक है। तो उस लावा ने ये पूरा प्लेट्यू बनाया। इसलिए अगर आपको कोई पूछे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू किसका बना है, तो बसाल्टिक लावा का बना है, ठीक है, बसाल्टिक लावा का बना है। अच्छा, ये छोड़ो, इसके क्या क्या, अच्छा कौन कौन सी हिल्स हैं इस प्लेट्यू में? जैसे नॉर्थ में देखोगे आप, गुजरात में गिर हिल्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अरावली हिल्स कहाँ पे? राजस्थान में। राजमहल हिल्स कहाँ पे हैं? बंगाल वाली साइड, ठीक है। मेघालय प्लेट्यू, मेघालय में, मेघालय प्लेट्यू में कौन कौन सी हिल्स हैं? हाँ, यहाँ पे दो तीन टाइप की हिल्स हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बाद में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ये भी नॉर्थ ईस्ट में ही है। और कार्डमम हिल्स जो हैं ये कहाँ पे? साउथ इंडिया में, ठीक है, केरल में कार्डमम हिल्स हैं, ठीक है।
क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके? ये सबसे पुराना एरिया, पुराना क्यों है भाई? इग्नियस रॉक से बना है सब, ये लावा से बना है, ठीक है, तो पुराना एरिया है, ठीक है। ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर पार्ट सबसे स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता कि थोड़ी सी बारिश हुई तो लैंडस्लाइड हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? वो सेडिमेंट्री रॉक से नहीं बनी है, जैसे इधर हिमालयाज की मिट्टी है, वो लावा से जो मिट्टी बनी है उससे बनी है, तो इसलिए वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद स्लोप कैसी है इसकी? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो वेस्ट वाली साइड थोड़ी हाइट पे है और ईस्ट वाली साइड थोड़ी कम हाइट है, इसीलिए जितने भी रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करते हैं मोस्टली वो कैसे फ्लो करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब रिवर्स कैसे फ्लो करते हैं? वेस्ट से ईस्ट की साइड फ्लो करते हैं, क्योंकि स्लोप वेस्ट से ईस्ट वाली साइड है, ठीक है। अच्छा, इस एरिया में जो लैंड फॉर्म्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टॉर्स। क्या बोलते हैं? टॉर्स बेसिकली क्या होते हैं? टॉर्स होते हैं जहां पे रॉक्स होती है ना, अब मान लो ऐसे रॉक है नीचे, उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर मिट्टी है या कुछ भी उसके ऊपर पड़ा हुआ है पहले पहले से, और फिर वेदरिंग होती है और उसके ऊपर से मिट्टी शिट्टी हट जाती है सब कुछ, तो फिर जो वो नीचे से रॉक है वो क्या कर जाएगी? वो थोड़ी सी फैल जाएगी, ठीक है, उसमें एक्सपेंशन होगी, तो वो जो एक्सपेंशन ऑफ रॉक से फीचर्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टॉर्स बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? एक्सपेंशन नहीं होगी उसकी, जब किसी चीज के ऊपर बड़ा लोड है, ठीक है, तो वो दबी है उसके अंदर, तो मान लो अब वो लोड हट गया, उससे अनलोड हो गई, तो उसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर चले जाएंगे, ठीक है, तो उसकी एक्सपेंशन हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे जो रॉक्स है ना, वो पता कैसी रॉक्स हैं? ऐसे रॉक्स हैं यहाँ पे, समझ, ऐसे डोम शेप में रॉक्स बनी हुई हैं। तो ये डोम शेप में रॉक्स कैसे क्यों बनी है? एक्सपेंशन की वजह से बनी है, वेदरिंग की वजह से नहीं, एक्सपेंशन की वजह से, ठीक है। एक्सपेंशन तो होगी जब ऊपर से मिट्टी हट जाएगी, ऊपर से वेदरिंग होगी, मिट्टी हट जाएगी, ठीक है। क्यों नहीं करेगा भाई? सब कुछ एक्सपैंड करता है भाई, जो सॉलिड्स होते हैं वो भी एक्सपैंड करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज देखी है, जब आप ब्रिजेस से मूव करते हो, पुलों से मूव करते हो, तो पुलों के बीच में ना जॉइंट्स होते हैं, देखे हैं आपने? क्यों बनाए होते हैं वो जॉइंट्स? ऐसा नहीं है, नहीं, इसलिए नहीं होते, इसलिए नहीं होते। हाँ, नहीं, वो हमने जॉइंट क्यों बनाया है बीच में? क्यों क्यों टूट जाएगा? उनको हम एक्सपेंशन जॉइंट्स बोलते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स बोलते हैं उसको। हाँ, तो क्यों करते हैं फिर? वो सॉलिड है, क्यों एक्सपैंड कर रहा है वो? हाँ, तो दो तरीकों से एक्सपेंशन होती है, हीट की वजह से होती है, अनलोडिंग की वजह से भी होती है। अगर मान लो किसी चीज के ऊपर सदियों से बड़ा लोड पड़ा हुआ है और अचानक से वो लोड हट जाए धीरे धीरे, ठीक है, तो वो भी एक्सपेंड करेगा ना। तो दो तरीकों से एक्सपेंशन होती है, अनलोडिंग की वजह से या फिर हीटिंग की वजह से, ठीक है। तो अनलोडिंग की वजह से या हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन, हीटिंग की वजह से भी एक्सपेंशन होती है, अनलोडिंग की वजह से भी एक्सपेंशन हो सकती है, ठीक है। अनलोड, जब किसी के ऊपर कुछ लोड है तो उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है ना, तो वो दबी हुई है, चाहे सॉलिड पार्टिकल है तो दबा तो है वो भी, ठीक है। तो लोड जब हट जाएगा तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आने की कोशिश करेगा ना, तो वो क्या करेगा? उसके उससे ऐसी जो है शेप्स हमें देखने को मिलती हैं, इनको हम टॉर्स बोलते हैं। लंबाई होगा, ठीक है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि एक ही दिन में सब टॉर्स बन जाएंगे, हाँ, मिलियंस ऑफ ईयर्स से ऐसे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे जो माउंटेन्स बनते हैं, इन माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स। क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के हमने माउंटेन्स पढ़े थे ज्योग्राफी में, एक तो फोल्ड माउंटेन्स और दूसरे ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं? जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स पे क्या होता है? फोल्ड्स बनते हैं, उनकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। और ये कैसे बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स? ब्लॉक माउंटेन रिफ्ट की वजह से बनते हैं, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को क्या कर रही हो? स्ट्रेच कर रही हो, तो उसकी वजह से क्या होता है? कुछ एरिया नीचे चले जाएगा बीच वाला, और उसकी वजह से जो ये ब्लॉक वाली ऐसे, जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे नीचे चला गया थोड़ा सा, तो ये जो ब्लॉक वाली शेप बनेगी ये भी तो माउंटेन ही है, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक माउंटेन। तो पेनिनसुलर रीजन में जो माउंटेन्स बने हैं ये कौन से माउंटेन्स है? ब्लॉक माउंटेन, जैसे विंध्यास और सतपुरास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन सी रॉक है? ये ग्रेनाइट और सैंडस्टोन रॉक जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये रीजन किससे बना है? बसाल्टिक लावा से, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? ब्लैक सॉइल। ये बसाल्टिक लावा से ही कौन सी सॉइल बनी है? ब्लैक सॉइल बनी है, ठीक है। अच्छा, फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग भी यहाँ पे होती है। फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग मतलब रॉक्स के बीच में फॉल्ट्स एंड फ्रैक्चर्स हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। चलो, अब ये सब देखो, सबसे पहले डेक्कन प्लेट्यू देखेंगे, ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर क्या है? सेंट्रल हाईलैंड,
ठीक है। और फिर यहाँ पे सतपुरा और विंध्यन रेंज है। तो सतपुरा और विंध्यन रेंज इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और उसके बाद इसकी इस कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ तक कार्डमम हिल्स तक। तो वेस्ट में इसको कौन वो कर रहा है, वेस्टर्न घाट्स। ईस्ट में क्या है, ईस्टर्न घाट्स। नॉर्थ में क्या है, सतपुरा रेंज, ठीक है। और साउथ में जो है कार्डमम हिल्स है। तो इनके बीच वाला जो सारा एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। समझ गए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। एवरेज हाइट कितनी है इसकी, 1500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, ठीक है। पेनिनसुलर रीजन रिवर्स जो है मोस्टली कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, वेस्टर्न घाट जो है वो ज्यादा कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स कैसी है, डिसकॉन्टिन्यूस, बीच से टूटी हुई माउंटेन रेंज है, ठीक है। हाई बायोडाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पे बड़े आपको प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना, अलग अलग स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स की एवरेज हाइट कितनी है, 600 मीटर, ठीक है। उसकी कितनी थी, 1500। तो मतलब वेस्टर्न घाट ज्यादा ऊंचे हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स की क्या है, अनाईमुदी। क्या है, अनाईमुदी, तमिलनाडु में। कितनी हाइट है इसकी, 2695 मीटर। ये याद रखना, ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स को हम एक और नाम से बुलाते हैं, क्या नाम है, सह्याद्री माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स, सह्याद्री माउंटेन्स, ठीक है। अच्छा, सतपुरा रेंज भी हमने पढ़ी। सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, धूपगढ़। कौन सी है, धूपगढ़। इसकी हाइट कितनी है, 1352। फिर ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट रेंज कौन सी, हाईएस्ट पीक कौन सी है, जिंदागाड़ा। कौन सी है, जिंदागाड़ा। इसकी हाइट कितनी है, 1690 मीटर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ये है। फिर ये आ गई आपकी सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड मतलब जहां पे आपका डेक्कन प्लेट्यू खत्म हो रहा है और नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच में जो हाइट वाला एरिया, उसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड जो है, इसमें देखो इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 700 से 1000 मीटर। तो यहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज है, जैसे अरावली माउंटेन रेंज है। अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर, ठीक है। इसी सेंट्रल हाईलैंड वाले एरिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है। कौन सा प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला रीजन है। और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, रूर ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है इसको, रूर ऑफ इंडिया। क्यों बोला जाता है, रूर एक जगह है जर्मनी में। कहाँ पे, जर्मनी में। वहां पे ना बड़े मिनरल्स हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। ये सब मिनरल्स हमें जर्मनी में, वहां पे रूर में मिलते हैं। तो इंडिया में ये सब मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं ज्यादा, छोटा नागपुर वाले एरिया में। इसलिए इस रीजन को क्या बोला जाता है, रूर ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रहेगा। इसलिए हमारे जो स्टील प्लांट्स हैं, यहाँ पे काफी स्टील प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू देख लो। अब जो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड इसकी एक्सटेंशन है, तो ये किसके किससे सेपरेट हो रहा है, मतलब इसके राजमहल हिल्स के उस तरफ जो प्लेट्यू है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पे भी हमें मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं। कौन से मिनरल्स, कोल, आयरन, लाइमस्टोन और यूरेनियम हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब इस रीजन में क्योंकि क्या होता है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, तो सॉइल इरोजन भी इस एरिया में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। मेघालय प्लेट्यू वाला जो एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, ठीक है। कौन सी सॉइल मिलती है पेनिनसुलर इंडिया में, ब्लैक सॉइल मिलती है। और जहां पे ब्लैक सॉइल ना हो, वहां पे कौन सी सॉइल मिलती है, रेड सॉइल मिलती है, ठीक है। रेड सॉइल उन उन एरियाज में मिलती है जहां जिस सॉइल में आयरन जो है ज्यादा होगा, वहां पे हमें कौन सी सॉइल मिलेगी, रेड सॉइल मिलेगी, ठीक है। और जहां पे आयरन नहीं होगा, वहां पे क्या मिलेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी, ठीक है। समझ आ गया। ये था आपका पेनिनसुलर रीजन। अब पेनिनसुलर रीजन के बाद दूसरा कौन सा है, कोस्टल प्लेन्स। क्या है, कोस्टल प्लेन्स मतलब ओशियन के साथ में जो कोस्ट है ना। तो दो कोस्टल प्लेन्स है हमारे पास, एक तो ईस्ट वाली साइड पे और दूसरा वेस्ट वाली साइड पे। तो एक को बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरे को क्या बोलेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो क्या है। जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, मतलब जो यहाँ पे पड़ते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इस वाले एरिया में जो कोस्टल प्लेन्स पड़ते हैं, ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं, ये कैसे हैं, इनको हम बोलते हैं कोस्ट्स ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं, कोस्ट्स ऑफ इमरजेंस। क्यों, ऐसा क्यों बोला जाता है इनको, हाँ, ये है इंडिया, ठीक है। तो ये वाले प्लेन्स कौन से हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, है ना। और ये वाले कौन से हैं, वेस्टर्न। अच्छा, आप मेरे को बताओ, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स जो हैं वो किस तरफ फ्लो करती हैं, ईस्ट वाली साइड की वेस्ट वाली साइड, किस तरफ फ्लो करती हैं, ईस्ट वाली साइड फ्लो करती हैं, ठीक है। जैसे गंगा यहाँ से यहाँ फ्लो करती है, यमुना भी यहाँ से गंगा में आके मिलती है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र भी यहाँ पे ऐसे आके गिरती है। उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये सब रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती है। तो बड़ी बड़ी जितनी भी रिवर्स हैं, सारी किस तरफ आती हैं, इस। अब ये रिवर्स आ कहाँ से रही है, माउंटेनियस रीजन से आ रही है सारी रिवर्स, ठीक है। अब जब ये माउंटेनियस रीजन से आ रही है, ज्यादातर ये रिवर्स जो है हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं,
हिमालय से आ रही हैं। और हिमालयास में क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। क्या है? तो सेडिमेंट्री रॉक से मतलब अपने साथ जब भी हिमालय से कोई रिवर आएगा अपने साथ क्या लाएगा, सेडिमेंट्स लाएगा, मिट्टी लाएगा अपने साथ बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ये मिट्टी को कहां पे सेटल करेगा, इन कोस्ट पे सेटल करेगा, डेल्टास बनाएंगे ना ये सब रिवर्स। ठीक है, अब यहां पे जब सेटल करेगा तो ओशियन जब शुरू होगा तो यहाँ पे ओशियन की डेप्थ क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि जितने भी रिवर्स हैं वो अपने साथ सारे सेडिमेंट आके यहाँ पे सेटल कर रहे हैं, तो ओशियन की डेप्थ क्या होगी यहाँ पे, कम होगी। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कोस्ट ऑफ एमरजेंस। क्या बोला जाता है, कोस्ट ऑफ एमरजेंस। ठीक है, यहाँ पे डेल्टाज बनते हैं। और यहाँ पे जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है उसकी विड्थ कितनी हो जाती है, 500 किलोमीटर तक। कितनी, 500 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ की विड्थ हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, और क्योंकि ये कोस्ट ऑफ एमरजेंस है इसीलिए यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स बनाना क्या है, मुश्किल। नेचुरल पोर्ट्स नहीं बन पाते यहाँ पे। क्यों नहीं बन पाएंगे नेचुरल पोर्ट्स यहाँ पे, क्योंकि सेडिमेंट्स बहुत है, हाइट ही नहीं है उतनी। शिप को पोर्ट क्या करता है, शिप को खड़ा करने की एक जगह होती है ना। तो शिप क्या होता है, शिप को वहां पे आप खड़ा कर सकते हो जहां पे डेप्थ ज्यादा है, वहां पे आराम से वो खड़ा हो सकता है। जहां पे डेप्थ ही नहीं है वहां पे शिप को खड़ा कैसे करोगे आप, वहां तो उल्टा हो जाएगा वो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं, ज्यादातर जो पोर्ट्स बनाए गए हैं वो कैसे पोर्ट्स हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं। कैसे पोर्ट्स हैं, आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हम अगर वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, ये वाले कोस्ट, इन कोस्ट को हम क्या बोलते हैं, कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस। क्या बोलते हैं, कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस। क्यों, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर, यहाँ पे एक तो कम रिवर्स इस तरफ फ्लो करते हैं वेस्ट वाली साइड, और जो रिवर्स यहाँ पे आते भी हैं वो ज्यादातर रिवर्स कहाँ से आ रहे हैं, पेनिनसुलर इंडिया से। ठीक है, हिमालय से कोई रिवर यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, हिमालय से कोई रिवर आता है वेस्टर्न कोस्ट पे, नहीं आता। ठीक है, पेनिनसुलर एरिया से आते हैं रिवर्स, और पेनिनसुलर एरिया से जो यहाँ पे रिवर्स आते हैं कम डिस्टेंस ट्रेवल करके आते हैं। पेनिनसुलर रीजन में ऐसे भी सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत कम है, तो अपने साथ रिवर्स जो है वो सेडिमेंट्स नहीं ला पाते ज्यादा, क्योंकि सेडिमेंट्स है ही नहीं जहां से वो ट्रेवल करके आ रहे हैं। तो रिवर्स कैसे हैं, बिना सेडिमेंट्स के। अब सेडिमेंट्स नहीं है तो जब यहाँ पे ये कोस्ट से गिर के कहाँ ओशियन में जाएंगे तो सेडिमेंट्स कहाँ से लाएंगे, नहीं होंगे सेडिमेंट। तो फिर क्या करेंगे, ये कोस्ट को ही काट के ओशियन में गिरते हैं। जो रिवर जहां से ओशियन में गिरेगा वो कोस्ट को धीरे धीरे क्या करेगा, काटेगा। ठीक है, उसको इरोड करेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा डेप्थ हमें ओशियन की देखने को मिलती है। इस एरिया में बहुत सारी सिटीज ऐसे आपको दिखती हैं जो सबमर्ज्ड हो गई हैं, जैसे द्वारका है, पानी में डूब गया ना। क्यों डूबा है वो, क्योंकि ये सारे कोस्ट कैसे हैं, यहाँ पे ओशियन जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो पीछे से रिवर्स हैं उनके पास कोई मिट्टी नहीं है, सेडिमेंट्स नहीं है, तो वो खुद भी जो कोस्टल एरियाज हैं उनको काट काट के पानी में गिर रहे हैं। ठीक है, तो वो कोस्ट वाले एरिया जो है वो ओशन वाला एरिया बढ़ता जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। इसलिए यहाँ पे सबमर्ज सिटीज हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पे हमें नेचुरल पोर्ट्स, नेचुरल हार्बर्स यहाँ देखने को मिलते हैं इस साइड। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में जो भी नेचुरल हार्बर्स थे सारे इसी साइड है। ठीक है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे लोथल, ठीक है, या फिर धोलावीरा, तो यहाँ पे ये स्पोर्ट सिटीज थी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे नेचुरल हार्बर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ आ गया कोर्स। ठीक है, हाँ एस्चुरीज इन्हीं को बोलते हैं हम, जहाँ पे रिवर को क्या नाम है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल एरिया को काट के ओशन में गिरता है उसी को हम एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे रिवर सेडिमेंट्स लेके ओशन में गिरता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। यही डिफरेंस है एस्चुरी और डेल्टा में भी। ठीक है, चलो वही चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, वेस्टर्न कोस्ट में नेचुरल हार्बर्स हैं। ठीक है, और कौन कौन से प्लेन्स हैं, देखो इनके नाम हैं। ठीक है, गुजरात वाली साइड है जो, इसको क्या बोलते हैं हम, कच्छ प्लेन। फिर उसके बाद उसके नीचे काठियावाड़ प्लेन, फिर कोंकण प्लेन, और सबसे लास्ट में मालाबार प्लेन केरल में। ठीक है, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि इसको साउथ, नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो। तो सबसे नॉर्थ में कौन सा है, कच्छ प्लेन, उसके बाद काठियावाड़, फिर कोंकण प्लेन, और फिर मालाबार प्लेन। ठीक है, अच्छा केरल में हमें बैक वाटर्स भी देखने को मिलते हैं। बैक वाटर्स मतलब जहां पे ओशियन का पानी रिवर्स में आ जाता है अंदर। ओशियन में वेव्स आती हैं तो ओशियन की वेव्स की वजह से पानी रिवर्स में अंदर की तरफ आ जाता है, उल्टा फ्लो हो जाता है पानी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बैक वाटर्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर कयाल्स बोला जाता है इनको, क्या बोला जाता है, कयाल्स। और इन्हीं कयाल्स में यहाँ पे बोट रेसिंग होती है केरल में बहुत अच्छी। ठीक है, समझ आई, केरल में होती है ना बोट रेसिंग, तो वही बैक वाटर्स में ही होती है। ठीक है, चलो उसके बाद ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन से प्लेन्स हैं, एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं आप, हाँ देखो, जो तमिलनाडु वाले एरिया में उनको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, और जो उसके ऊपर उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में उनको क्या बोलते हैं, उत्कल प्लेन्स। क्या बोलते हैं,
उत्कल प्लेन्स या फिर नॉर्दर्न सिरकार्स उनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉर्दर्न सिरकार्स। ठीक है, जनगण मन में पढ़ते हो ना उत्कल, ठीक है, तो वो उत्कल यही वाले प्लेन्स। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कोस्टल प्लेन्स। और प्लेन्स के बाद नेक्स्ट क्या है? डेजर्ट्स। ठीक है, तो डेजर्ट्स इंडिया में कहाँ हैं भाई? राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में डेजर्ट हमें देखने को मिलता है। डेजर्ट को क्या बोलते हैं हम? मरुस्थली। वो एरिया जहाँ पे वेजिटेशन ना हो उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट हमने पढ़ा लद्दाख में, और वार्म डेजर्ट कहाँ पे है? राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पे एवरेज रेनफॉल कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। ठीक है, क्यों यहाँ पे कम रेनफॉल होती है भाई? क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है वो कैसी है? वो विंड्स के मतलब विंड्स उनके माउंटेन रेंजेस के पैरेलली फ्लो कर जाती हैं। ठीक है, जैसे ये आपकी अरावली माउंटेन रेंज है। ठीक है, आपकी अरावली माउंटेन रेंज है ऐसे। ठीक है, और जो विंड्स आती है ना, ये मानसून वाली, इंडिया में जो ज्यादा बारिश होती है किससे होती है? मानसून वाली विंड से होती है। अब जो मानसून वाली विंड्स आती हैं, और बारिश कब होगी? जब विंड्स जो हैं ऐसे माउंटेन रेंज से टकराएंगी, तब बारिश होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ी है ना आपने? ओरोग्राफिक रेनफॉल कब होती है? जब विंड्स आ रही है मॉइस्चर वाली और उनको कोई पहाड़ मिल जाए रास्ते में, और जैसे ही पहाड़ मिलेगा तो विंड्स क्या करेंगी? उधर से हाइट पे जाएंगी, पहाड़ के ऊपर जाएंगी। ठीक है, और फिर बारिश होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये जो अरावली रेंज है, ये इसकी ओरिएंटेशन ऐसे है, तो विंड्स आती हैं इस डायरेक्शन से, और ये विंड्स क्या करती हैं? इससे टकराती नहीं है, इसके पैरेलली फ्लो कर जाती हैं। इसलिए इस एरिया में बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मरुस्थली बनती है। ठीक है, और यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल डून्स ये क्या हैं? ये जब यहाँ पे तूफान चलते हैं, हवा चलती है, तो जो सैंड फ्लो करती है उसकी वजह से कुछ फॉर्मेशंस बनती हैं। ठीक है, ऐसे पहाड़ बनते हैं, छोटे छोटे बारचंस बनते हैं। ठीक है, तो ये वो सारे लैंडफॉर्म्स जो हैं विंड्स बनाती हैं। ठीक है, इस एरिया में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं? इस एरिया में जो रिवर फ्लो करती हैं उनको हम बोलते हैं एफिमरल रिवर्स। एफिमरल रिवर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिवर्स ग्राउंड मतलब सरफेस के अंदर फ्लो करती हैं। ठीक है, सरफेस पे फ्लो करेंगी तो सूख जाएंगी, इसलिए सरफेस के अंदर यहाँ पे रिवर्स फ्लो करते हैं। कौन कौन सी रिवर्स हैं यहाँ पे? जैसे लूनी रिवर और घाघर रिवर है। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है? एफेमरल रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे लेक्स भी हमें देखने को मिलती है राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में, और ये जो लेक्स हैं इनको क्या बोला जाता है? प्लायाज। ठीक है, डिप्रेशन की वजह से लेक्स बनती है। डिप्रेशन मतलब कि जहाँ पे ऐसे प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस के बीच में कहीं एक खड्डा सा बन गया, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो लेक बन जाएगी, इस लेक को क्या बोलेंगे? पलायास बोलेंगे। ठीक है, और इन लेक्स में सॉल्ट वाटर हमें मिलता है। ठीक है, जो राजस्थान और गुजरात में लेक्स हैं यहाँ पे सॉल्ट वाटर हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट डेजर्ट्स के बाद लास्ट क्या है? आइलैंड। ठीक है, तो आइलैंड्स इंडिया के आसपास दो आइलैंड्स है, एक तो वेस्टर्न साइड पे और दूसरा ईस्टर्न साइड पे। ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और वेस्टर्न साइड में जो अरेबियन सी में आइलैंड्स हैं उनको क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो इनको देखेंगे। देखो, दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं बे ऑफ बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार। टोटल कितने आइलैंड्स हैं? 572। कितने आइलैंड्स हैं टोटल? 572। और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स टोटल कितने हैं? 36 आइलैंड्स हैं। कितने आइलैंड्स हैं? 36। ठीक है, अब देखो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो किसकी कॉन्टिन्यूएशन है? अराकन योमा की। किसकी कॉन्टिन्यूएशन है? अराकन योमा हिमालयन रेंज ही है जो म्यांमार में है। म्यांमार में हिमालयास का क्या नाम है? अराकन योमा। ठीक है, उसी अराकन योमा की कॉन्टिन्यूएशन कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कोरल फॉर्मेशन हमें अंडमान एंड निकोबार में काफी सारे दिखते हैं, कोरल रीफ्स हमें मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? यहाँ पे अलग अलग आइलैंड्स है, जैसे जो सबसे ऊपरी आइलैंड है इसको लिटिल अंडमान के नाम से बोला जाता है, फिर साउथ अंडमान और फिर निकोबार आइलैंड। अब निकोबार आइलैंड और साउथ अंडमान के बीच में जो वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं इधर से। क्या बोलते हैं उसको? 10 डिग्री चैनल। फिर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो वाटर है उसको क्या बोलते हैं? डनकन पैसेज। क्या बोलते हैं? डनकन पैसेज, ये याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अच्छा ये लक्षद्वीप वाला है, लक्षद्वीप का भी देख लो ऐसे ही। लक्षद्वीप में देखो, लक्षद्वीप के बिल्कुल लक्षद्वीप का जो साउदर्न आइलैंड है उसका नाम है मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय। और उसके उस तरफ जो आइलैंड है वो मालदीव्स के आइलैंड है। और मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है उसका क्या नाम है? 8 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 8 डिग्री चैनल। अच्छा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल है उसका क्या नाम है? 9 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, और अंडमान में हमने कौन सा देखा? 10 डिग्री चैनल और डनकन पैसेज। ठीक है, ये आपको 5 याद रखना। ये लैटिट्यूड्स हैं, यहां से ये वाला लैटिट्यूड पास करता है। ठीक है, वैसे हमने क्लासीफाई किया।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद लक्षद्वीप में भी हमें क्या मिलते हैं, कोरल रीफ्स मिलते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, हाँ, कावारती। क्या कैपिटल है, कावारती। ठीक है। अच्छा, आइलैंड सिर्फ हमें यहाँ पे ओशियंस में ही आइलैंड नहीं मिलते हैं, इंडिया में आइलैंड्स हमें कहाँ मिलते हैं, रिवर्स में भी आइलैंड्स मिलते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि रिवर्स में जो आइलैंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड्स। जैसे मजूली आइलैंड कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, न्यू मूर आइलैंड कहाँ पे है, गंगा में है। ठीक है, ऐसे ही गंगा सागर आइलैंड कहाँ पे है, गंगा में ही है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ऐसे ही गोवा में है अंजदीप आइलैंड, और मुंबई में है एलिफेंटा केव्स, ये भी आइलैंड के ऊपर है। ठीक है, ये यहाँ पे लोकल रिवर्स होंगी, अब मुझे इनका नाम नहीं मुझे याद है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो गल्फ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, नेशनल पार्क भी है ये। ठीक है, और यहाँ पे भी एक आइलैंड है जिसका क्या नाम है, पंबन आइलैंड। क्या नाम है, पंबन आइलैंड। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पंबन आइलैंड है। ठीक है। अच्छा, कोई आपको पूछे कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार, जो अंडमान एंड निकोबार का बिल्कुल साउदर्न पॉइंट है, उसी को इंदिरा पॉइंट बोला गया है। ठीक है, और कौन से आइलैंड पे है वो, ग्रेट निकोबार आइलैंड। और वहां से कौन सा डिग्री लैटिट्यूड पास करता है, 6.5 डिग्री लैटिट्यूड वहां से पास करता है। ये इंडिया की साउदर्न मोस्ट बाउंड्री है। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट तो है ये 37 डिग्री 6 मिनट, उसको हमने कोई नाम नहीं दिया, उसका नहीं दिया नाम। हाँ, उसका कोई नाम नहीं दिया। ठीक है, मेरे हिसाब से खत्म ही हो गया है। अच्छा हाँ, ये भी याद रखना, लक्षद्वीप में सबसे लार्जेस्ट, अगर आपसे कोई पूछे लक्षद्वीप में लार्ज सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है लक्षद्वीप ग्रुप में, तो कौन सा है, एंड्रोटा। और अंडमान एंड निकोबार में सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, मिडल अंडमान। ठीक है, लक्षद्वीप में कौन सा है, अंड्रोटा, और अंडमान एंड निकोबार में कौन सा है, मिडल अंडमान। ठीक है, तो ये क्या है, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रह जाएंगे। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम है, ये ड्रेनेज सिस्टम बाद में करेंगे।